Hello everyone. As you all know that we are studying the first chapter of class 8th, that is crop production. और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड ऑल. ठीक है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज वी विल कवर द आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या है. ठीक है, क्रॉप्स का इम्प्रूवमेंट, क्रॉप्स अच्छी क्रॉप्स. ठीक है, हमें तो अगर कहा जाए कि इस समय जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है ना. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग बढ़ रहे हैं, फील्ड भी कम हो रही है क्योंकि लोग घर बना रहे हैं. ठीक है, मतलब या अगर कहा जाए तो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड मिल भी जाएगी, शहरों में तो बहुत कम फील्ड मिल पाती है. ठीक है, अगर बात की जाए तो लोग क्या करते हैं कि लोग अगर बढ़ रहे हैं और हमारी जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रॉप्स हो रही है, जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ही हो रही है जितना कि हमारे पहले हो रही थी, जितनी हो रही थी. ओके, तो अब क्या करना है कि हमें इस तरीके से कुछ करना है कि जैसे जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे हम उनको भी हम खाना प्रोवाइड कर सकें और इम्प्रूव्ड क्वालिटी में कर सकें. क्योंकि हमारे पास अगर जनरेशन ज़्यादा है, मान लीजिए अगर आपके पास अगर आप केवल अगर आपके पास पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और खाना उतना ही रहेगा तो कुछ लोग को खाना मिलेगा, कुछ लोग को नहीं मिलने वाला ना, ऐसा हो जाता है. तो करना हमको बेसिकली क्या है कि हमको इस तरीके से अपने क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है कि वो अच्छी भी हो, लोगों तक पूरा खाना भी पहुँचे. ठीक है, कोई भी इंसान बिना खाने के रह ना पाए. और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन किया जाए, अडल्ट्रेशन भी नहीं करना है. ठीक है, अच्छी हमें एकदम, ताकि हेल्दी फूड उनको मिल सके ना. तो क्रॉप से जितना भी उनको जितने भी एनर्जी के न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको मिल सके. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी के क्रॉप प्रोडक्शन हमें करना है. तो इसमें बेसिकली बताया क्या है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत ग्रेन्स काफ़ी होते थे, काफ़ी अमाउंट में, खूब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में ग्रेन्स हुआ करते थे हमारी कंट्री में. ये 1960 और 1980 तक की बात अगर बताई जाए. ठीक है, तो इस पीरियड को गोल्डन एरा बोला गया. ठीक है, गोल्डन एरा क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स थे. लेकिन इस समय अगर इस समय भी देखा जाए तो हमारे पास फूड है, अच्छे अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में है. ठीक है, उस समय में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते थे. ठीक है. ठीक, अब बात की जाए कि इंडिया की तो दो मेन सीजन्स होते हैं क्रॉप कल्टीवेशन के. जिनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप. ठीक है, तो जो राबी क्रॉप होती है, ठीक है, जो राबी क्रॉप होती है वो विंटर सीजन की क्रॉप होती है. ठीक है, विंटर सीजन की क्रॉप होती है जिन्हें हम लोग ठंडियों में बेसिकली लगाते हैं, अब मार्च से लेकर के अप्रैल तक. ठीक है, मार्च से लेकर अप्रैल तक जो लगाते हैं वो राबी क्रॉप कहलाती है, जिसे हम ठंडियों के महीनों में लगाते हैं. ठीक है, मार्च में लगाते हैं, अप्रैल तक वो कट जाती है, अप्रैल तक, मई तक बेसिकली कट जाती है. इसका एग्जांपल वीट हो गया. ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है खरीफ क्रॉप. ठीक है, खरीफ क्रॉप को हम समर क्रॉप बोलते हैं क्योंकि ये गर्मियों में लगाई जाती है. ठीक है, तो समर क्रॉप क्यों बोलते हैं? लगाते हम इसको रेन में है. ठीक है, इसको बेसिकली रेनी क्रॉप बोल सकते हैं आप. ठीक है, समर क्रॉप है बट क्योंकि उस समय गर्मी भी हो रही होती है, लेकिन बेसिकली उसे तब लगाते हैं जब मानसून का सीज़न रहता है, रेनी सीज़न रहता है. ठीक है, और जब मानसून सीज़न का एंड होने वाला होता है, ख़त्म होने वाला, जब हमारा रेनी सीज़न ख़त्म होने वाली होती है, बारिश का मौसम जब ख़त्म होने वाला होता है, तब उसे काटा जाता है, मतलब हार्वेस्ट किया जाता है खरीफ क्रॉप को. ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है खरीफ क्रॉप का, वो होता है बेसिकली जून से लेकर के अक्टूबर तक. ठीक है, जून से में थोड़ी गर्मी भी रहती है और बारिश धीरे धीरे जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, जून से स्टार्ट हो जाती है, तो लोग लगाते हैं. ठीक, फिर अक्टूबर तक उसे काट लेते हैं. फिर बीच में आपका कुछ महीने बच जाते हैं. देखिए, मार्च से अप्रैल तक हो गया. ठीक है, फिर मई जून बच जाता है. ठीक है, मई बच जाता है, मई जून. फिर जून के आखिरी में इसको फिर लगाई जाती है ये क्रॉप, जून के आखिरी में.
ठीक है। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हमारी खरीफ क्रॉप चलती है। फिर अक्टूबर से अप्रैल तक ये चलती है, ठीक है, राबी क्रॉप चलती है, ठीक है। तो बीच में 2 महीना जो छूट जाता है, ठीक है, जो 2 महीना छूट गया हमारा, मार्च और जून, ठीक है, जून, क्योंकि जून के आखिरी में उसे लगाया जाता है, तो जून जो पूरा हो गया उसको, उसके बीच में एक और क्रॉप ग्रो की जाती है जिसे हम लोग ज़ैद क्रॉप बोलते हैं, ठीक है, ज़ैद क्रॉप्स। ये बेसिकली इसमें है नहीं, आप जनरल नॉलेज के लिए जान सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए, कि ज़ैद क्रॉप होती है जो बेसिकली मई और जून में ग्रो की जाती है, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं खरीफ क्रॉप के, ठीक। अब यहाँ पे है कि हमको जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी चाहिए, ठीक है, हमें, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्शन बढ़ाना है क्रॉप्स का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो पहला चीज़ तो होना चाहिए कि हमारा जो सीड हो वो काफ़ी अच्छा हो, ठीक है, ताकि हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे हो सकें। सॉइल बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारे पास फर्टिलाइज़र्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। हमें पेस्ट को मारने के लिए अच्छे पेस्टिसाइड्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो रुके ना क्रॉप की, ठीक है। हमें प्लांट के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है, कि प्लांट को डिजीज़ ना हो, ठीक। फिर साथ ही साथ हमें उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा कि जो हमने क्रॉप्स ग्रो की है उसको कहीं ना कहीं उसको सही से सही जगह पर हम स्टोर करके रख पाएँ, जो कि हम लोगों ने पिछले अभी उसमें पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियोस में, कि स्टोर करना है कि रैट्स ना लगें उनमें, इंसेक्ट्स ना लगें, ठीक है, मॉइस्चर ना हो, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए एक और मेन चीज़ होती है कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ क्रॉसिंग बिटवीन टू डिसिमिलर वेराइटीज़ या टू डिसिमिलर प्लांट्स टू गेट अ डिज़ायर ट्रेड्स या डिज़ायर्ड जीन्स, या आप यहाँ पर डिज़ायर्ड ट्रेड्स भी कर सकते हैं, TRAITES, ठीक है, ट्रेड्स भी कर सकते हैं या डिज़ायर्ड जीन भी कर सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर सिंगल लैंग्वेज में बताएं तो क्या होता है, मान लीजिए आपने ये एक ये प्लांट ले लिया, आपने ये एक ये प्लांट ले लिया, दोनों अलग अलग प्लांट हैं, ठीक है। अब इसका क्रॉस ब्रीड करवाते हैं हम, ठीक है, क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है। इनसे हमें कुछ अलग तरीके का प्लांट मिलता है, कुछ अलग तरीके की क्रॉप मिलती है, प्लांट मिलता है, जिनमें दोनों के फैक्टर्स रहेंगे, इसके भी फैक्टर्स रहेंगे, इसके भी फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज के के हाइब्रिडाइजेशन, कि हमें दोनों के जीन्स मिल गए ना, इसमें भी कुछ खासियत रही होगी, इसमें भी कुछ खासियत रही होगी, ठीक है, तो वो हमें मिल जाती है एक ही प्लांट में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम अपनी जो क्रॉप है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हमारा हाइब्रिडाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम अपना यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं, यील्डिंग बढ़ा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करके, ठीक है, क्योंकि उनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, तो वी कैन डू सो मैनी थिंग्स, ठीक है। सो इस यहाँ पर ही वही चीज़ बताई गई है जो मैंने बताया है कि 2 डॉटर प्लांट्स लेते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, और उसके हम 2 अदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लेते हैं, और एक हमें नया छोटा न्यू डॉटर प्लांट मिलता है जिसमें दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, दोनों पेरेंट्स की क्वालिटीज़ होती हैं, इसकी भी होंगी, इसकी भी होंगी, ठीक है। और हमें नया प्लांट या नया डॉटर प्लांट मतलब छोटा सा प्लांट हमें मिल जाएगा जिनमें दोनों की क्वालिटीज़ रहेंगी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज्ड या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बेसिकली हम जब इन सब हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हम और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जस्ट लाइक कि हम लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा सकते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं कि जिनमें रूट्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे जिनकी जो जड़ें होती हैं ना, उनमें ऐसे करके थोड़ी थोड़ी गांठ होती है, ये नोड्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, नोड्यूल्स होते हैं, जैसे ग्राउंडनट के प्लांट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स यही होते हैं, ठीक है, जिनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके रूट्स में, इट मीन्स ऐसे करके गोल गोल करके होता नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज के लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस नोड्यूल्स में, ठीक है, इस नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया,
ठीक है, यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो क्या करता है कि हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन देता है जो उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इनका भी हम यूज़ करके हम अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ या हमारे सॉइल को एनरिच कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम क्रॉप का रोटेशन कर रहे हैं, क्रॉप का रोटेशन इन द सेंस कि मान लीजिए कि हमने 6 महीने के लिए एक क्रॉप लगाई, ठीक है, वीट लगाया, फिर हमने जो दूसरी क्रॉप लगाई उसमें कुछ और क्रॉप लगा दिया। ठीक है, तो हम जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप लगाते रहते हैं एक ही फील्ड पे, फील्ड आपकी एक ही है लेकिन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे, मान लीजिए कि आपने एक क्रॉप लगाई, फिर उसके बाद वो क्रॉप हार्वेस्ट कर ली, फिर आप उसी क्रॉप को दोबारा उस फील्ड पे ना लगा के कोई दूसरी क्रॉप उसी फील्ड पे लगा रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। फिर आप उसे क्रॉप रोटेट करते रहेंगे तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, अब एक और चीज़ आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये फील्ड है, इस फील्ड के 4 पार्ट कर दिए गए, इसमें आपने कोई और मान लीजिए कि कॉलीफ्लावर ग्रो कर दिया, सब्जियों की अगर बात कर लें, यहाँ पर आपने पीज़ बो दिए। ठीक है, आपने पीज़ मतलब मटर बो दी, यहाँ पे कॉलीफ्लावर ग्रो कर दिया। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ग्राउंडनट ग्रो कर दिया, यहाँ पे मस्टर्ड कर दिया। ठीक है, तो एक ही फील्ड में अगर 2-3 तरीके की हम लोग 2-3 तरीके की क्रॉप्स या 2-3 तरीके का प्लांट्स लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम सेव होता है, हमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल भी जाती हैं। ठीक है, और हम इससे हमें ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, और इससे क्या होता है हमारी क्रॉप की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। ठीक है, एक ही फील्ड पे क्योंकि हमारे 4 क्रॉप हो गए तो सब अपना अपना न्यूट्रिएंट्स भी नीचे से ले लेंगे। ठीक है, और सबको सारे तरीके से सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको सॉइल से चाहिए वो पूरे मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स भी एक ही फील्ड पे मिल गई। ठीक, जिससे हमारे टाइम की सेविंग हुई, लेबर की सेविंग हुई। ठीक है, क्योंकि टाइम कैसे सेव हुआ, अगर हमें सफिशेंट अमाउंट में हमको अपने भर का चाहिए या हम लोग अगर किसी भी एक फैमिली या 2-3 फैमिली या ज़्यादा आपको करना है, अगर जिसको यूज़ करना है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर खुद के लिए जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे टाइम भी सेव होती है और ज़्यादा चीज़ मिल जाता है। ठीक है, एक ही समय पे कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के थ्रू भी ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट विल बी नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो पहले यहाँ कुछ बातें हम बता देते हैं आपको नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड। ठीक है, बेसिकली अगर बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, तो नाइट्रोजन साइकिल में इसमें नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या, जब मर जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स तब भी वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नॉन लिविंग हुए ना वो, और लिविंग जब जो प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा हैं तब भी। ठीक है, वो हमारी नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करेंगे। साइकिल का क्या मतलब होता है कि वो साइकिल कभी टूटे नहीं, ऐसे करके वो हमेशा चलती रहे। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, जो इसका अमाउंट हमेशा एक्यूरेट रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन भी है। ठीक है, 8% कार्बन है, और ऐसे करके 1% काफ़ी अदर गैसेस भी मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, काफ़ी सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं इस टाइम पे। लेकिन बहुत अच्छी बात तो ये है कि हमारा जो 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, वो बहुत सही है अमाउंट है कि 21% ही है। ठीक है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होता तो कंबशन ज़्यादा होता। कंबशन क्यों, क्योंकि O2 जो गैस होती है, ऑक्सीजन जो होती है, वो कंबशन को सपोर्ट करती है ना। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप कैंडल जलाते हैं वो तो वो जल जाएगा, लेकिन आप उसे अगर किसी ग्लास से ढक दीजिए, ठीक है, तो आप देखें कुछ देर बाद वो बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है तो इसीलिए वो प्रॉपर जल रही थी। तो इसका मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन है तो कंबशन होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए ही हानिकारक है, क्योंकि सारी चीज़ें फिर जल जाएंगी ना, तो जितना है उतना हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है,
तो नाइट्रोजन, पहली बात तो जान लीजिए N2 जो गैस है वो निकली कहाँ से, ठीक है। तो अगर बताया जाए, अगर पुराने टाइम पे अगर हम जाते हैं बहुत अगर इसकी हिस्ट्री में, तो कहा जाता है कि जब स्टार्स थे, ठीक है, स्टार्स का जब कंबशन हुआ, स्टार्स एक दूसरे से जा करके बर्स्ट हो गए, मतलब उन लोग का ब्लास्ट हो गया, ठीक है, स्टार्स आपस में जाके टकरा गए। तो जब वो उसमें से जो गैसेस निकली, जब वो बर्स्ट हुए तो उसमें से N2 गैस निकली, ठीक है। जब हमारे स्टार्स यूनिवर्स में बर्स्ट किए तो उसमें से N2 गैस निकली, और वो N2 गैस फिर यहाँ पर आई, ठीक है। तो N2 गैस हमारे एटमॉस्फेयर में इसीलिए इतनी ज़्यादा है, 78% है, ठीक है। फिर अगर साथ ही बात करें तो जो आप लोग कभी कभार देखते होंगे लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कती है ना जब बारिश होती है, तो उसमें से भी N2 गैस, ये जो बिजली कड़कती है उसमें भी N2 गैस ही मौजूद रहती है, ठीक है। जो कि जब अगर वो सॉइल में जाती है, ये बिजली कड़की अगर सॉइल में गई तो N2 गैस हमें मिल जाती है, इसमें N2 गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये अगर ये एटमॉस्फेयर में ही रही और ये वाटर के साथ मिल गई तो अलग कंपाउंड्स बना लेती है, ठीक है, अलग कंपाउंड्स बनाएगी, ठीक है। और अगर यही सॉइल में जाके मिल जाएगी तो हमारे सॉइल को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में हेल्प करेगा, फिर मतलब उन्हें नाइट्रोजन मिलेगा, हमारे सॉइल को नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन हमारे सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि फर्टिलाइजर्स को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, NPK ना, NPK इट मीन्स कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स में ज़्यादातर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन उन्हें ज़्यादातर सॉइल से ही मिल जाती है हमारे प्लांट्स को, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी जो आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानना था, ठीक है। अगर यही थंडर स्टॉर्म होता रहेगा और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में O2 ज़्यादा रहता, 21% से ज़्यादा रहता, तो कंबशन का फॉर्म ले लेता, मतलब फिर जल जाता सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि आपकी जो बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, तो इसको बच्चों अगर हम बता रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, ये आप परेशान मत होइए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें और इलेबोरेट करके थोड़े हायर लेवल का बताया गया है, ठीक है। थोड़े मतलब कि आपकी क्लासेस से अगर बताएं तो थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको ये 3 चीज़ केवल बताऊंगी तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बीच में 2 और टॉपिक्स हैं जो अभी हम आपको इलेबोरेट करके बताएंगे, तो आप उसे अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि बिना उसके समझे ये तीनों टॉपिक आप नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तीनों टॉपिक के जो स्टेप्स हैं वो उससे कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको इस नाइट्रोजन साइकिल को बता देंगे, बट अभी हम जो नाइट्रोजन साइकिल आपको दिखाने जा रहे हैं, आप पहले उसको समझिए, क्योंकि उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में मिल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ऐसे आपको समझने में दिक्कत आएगी, हम अभी आपको उस फ्लो चार्ट में बना करके दिखा देते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये आपका है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। ये खुद से मैंने बनाया है ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है। आपकी बुक में दिया था ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया है और एसिमिलेशन दिया है और डीनाइट्रिफिकेशन दिया है, उसके बीच में आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए आप लोग देख लीजिए कि कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, पहले हम आप लोग को बता देते हैं। ये स्टार्ट होगा इस वे में, ठीक है, इस वे में जाएगा और फिर यहाँ फिर पहुँच जाएगा, ठीक है। आप इसे अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से, बहुत धीरे हम आप लोग को आराम से बताते हैं, ठीक है, कि इसमें होगा क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में N2 गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, एटमॉस्फेयर गैस, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये अब यहाँ से ले करके यहाँ तक आ रहा है, ये अब क्या करेगा, सबसे बड़ी बात कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है। पहली बात आप ये जान लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता ये है कि जब भी जब हमारे एटमॉस्फेयर से गैस हमारे सॉइल तक जब जाती है, क्योंकि एयर कभी भी एयर तो कहीं भी जा सकती है, ठीक है। पोरस होते हैं हमारी मिट्टी, कहीं कहीं पे पोरस भी होती है, हमारी मिट्टी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर लेना, नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेना, ठीक है, नाइट्रोजन को
पकड़ के ट्रैप कर लेना, ठीक है। तो उसको क्या हेल्प करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, एक ये बैक्टीरिया नाम का मतलब ये इस नाम का एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करता है कि N2 गैस को, नाइट्रोजन गैस को क्या करेगा, फिक्स कर लेगा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर लेगा। अब ये कैसे फिक्स कर लेता है, अभी जो मैंने बताया था कि नोड्यूल्स होते हैं ना रूट्स में, ठीक है, ये रूट्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है, मतलब कि नाइट्रोजन को हमारे प्लांट्स, हमारे रूट्स में ट्रैप करके रख लेता है और हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक, कि नाइट्रोजन क्या करता है, हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ट्रैप करता है, कहाँ पर, प्लांट्स के रूट्स में, ठीक है, क्रॉप्स के रूट्स में, प्लांट्स के रूट्स में, ठीक है। तो ताकि वो हमारे प्लांट्स को N2 नाइट्रोजन प्रोवाइड करा सके और हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से, अब ये बैक्टीरिया का काम हो गया, ठीक है। यहाँ से इसमें जो चेंज, अमोनिया में चेंज होने का, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, N2 का NH3 या अमोनिया का फॉर्मूला ये होता है, अमोनियम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन से अमोनिया का जो चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं, ठीक है। क्या होता है कि नाइट्रोजन, अभी यहाँ पे नाइट्रोजन आपने देखा गैस थी, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अब क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या था, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये क्या करेगा कि ये उसे अमोनिया में चेंज करेगा, ठीक है। अब ये उसे अमोनिया में चेंज करेगा तो N2 को NH3 में चेंज करने का जो प्रोसेस कहलाता है, आप यहाँ NH3 भी लिख सकते हैं। NH3 में जो प्रोसेस में चेंज हो रहा है, अमोनिया में जो चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कौन से बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेजेंस में नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। यहाँ से अभी यहाँ तक हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अमोनिया जो है वो चेंज होगा नाइट्रेट्स में, किस में चेंज होगा, नाइट्रेट्स में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, नाइट्राइट्स। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक। तो अब ये जान लीजिए कि अमोनिया अब नाइट्रेट्स में चेंज होगा, लेकिन वो डायरेक्ट नाइट्रेट्स में नहीं चेंज हो सकता बच्चों, ठीक है, डायरेक्ट नहीं चेंज हो सकता। उसके लिए उसको 2 प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। 2 प्रोसेस कैसे, कि अगर अमोनिया है, ठीक है, पहला स्टेप अभी बता रहे हैं, ठीक है, कि नाइट्राइट्स में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको 2 स्टेप करके तब नाइट्रेट्स में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये N2 में चेंज होता है, NO2 में चेंज होता है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में चेंज होगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजोमस बैक्टीरिया के प्रेजेंट में जो अमोनिया होगा वो हमारे नाइट्राइट्स में चेंज होगा, ठीक है। नाइट्रोजोमस बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में अमोनिया जो है वो नाइट्राइट्स में चेंज होगा, अमोनिया जो है नाइट्राइट्स में चेंज होगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। अभी ये पहला स्टेप बताया था, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या आएगा, अब ये नाइट्राइट्स में चेंज हो गया, ठीक है, अमोनिया नाइट्राइट्स में चेंज हो गया, किसके प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, ठीक। अब ये जो नाइट्रोजन, अब ये जो यहाँ पे नाइट्राइट्स है, ठीक है, यहाँ पर जो नाइट्राइट्स है अब वो चेंज होगा नाइट्रेट्स में, किस में चेंज होगा, नाइट्रेट्स में, NO3 में चेंज होगा, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोबैक्टीरिया की प्रेजेंट में, ठीक है। यहाँ पर एक और ऑक्सीजन मिल जाता है इसको, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोबैक्टीरिया की प्रेजेंस में। यहाँ उससे पहले क्या था, नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया, यहाँ पर था नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि
दो प्रोसेस में चेंज होगा। ओके, पहला जो हम लोगों ने क्या किया, अमोनिया को नाइट्राइट्स में चेंज किया, किसकी प्रेजेंस में चेंज किया, नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया की प्रेजेंट में। अब हम नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में चेंज कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोबैक्टीरिया की प्रेजेंस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया ही उसमें चेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, अपने आप से वो नहीं चेंज होता, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ना, ये सारी चीज़ें वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड बनाते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जो अमोनिया से नाइट्रेट्स में चेंज होने का जो प्रोसेस है, वो कहलाता है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आपकी बुक में दिया होता, अगर ये पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन ना बताया गया होता तो आपको नाइट्रिफिकेशन फिर नहीं समझ में आता, ठीक है। तो अमोनिया जो है, वो अमोनिया डायरेक्ट नाइट्राइट्स में नहीं चेंज होता, वो पहले नाइट्राइट्स में चेंज होता है, फिर इसका ये पहला स्टेप ये होता है, और दूसरा स्टेप्स नाइट्रेट्स में चेंज होता है, तो दूसरा स्टेप ये होता है। लेकिन ओवरऑल कहा क्या जाता है कि नाइट्रेट्स, अमोनिया का नाइट्रेट्स में चेंज होना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। ओके, ये समझ में आया। दो प्रोसेस से अभी हम गुजर चुके हैं, ठीक। अब हमारा जो तीसरा प्रोसेस रहेगा वो एसिमिलेशन रहेगा, जो कि आपकी बुक में साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है कि नाइट्रेट्स को, ये जो नाइट्रेट्स हैं ना, ये नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अमीनो एसिड्स में कैसे कर देता है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो नाइट्रेट्स को किस में चेंज कर देते हैं, किस में चेंज कर देते हैं, अमीनो एसिड्स में। किस में चेंज कर देते हैं, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, जब नाइट्रेट्स चेंज हो जाता है अमीनो एसिड में, किसकी प्रेजेंस में, जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, इसमें। अब इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रेट्स है, अब ये प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए लेते हैं, ठीक है। अब ये इससे ग्रोथ करेंगे अच्छे से, अब ये ग्रोथ करेंगे, ठीक। अब ये प्लांट्स को कौन खाएगा, हम लोग खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, चाहे वो क्रॉप्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, ठीक है, वेजिटेबल्स हुए, फ्लावर्स हुए, या आपके क्रॉप्स हुए, सब में यही प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो एनिमल्स हुए, ठीक, एनिमल्स ने खाया, फिर कभी ना कभी प्लांट्स, भाई उनकी भी डेथ हो जाएगी, एनिमल्स की भी डेथ हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, वो उनकी भी डेथ हो जाएगी और प्लांट्स की भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। फिर वो डिकम्पोज कर जाएंगे, क्या करेंगे, डिकम्पोज कर जाएंगे। फिर जो डिकम्पोजर्स रहेंगे फिर वो अमोनिया में चेंज कर देंगे, ठीक है, फिर वो नीचे जाके अमोनिया में चेंज कर देंगे हमारे प्रोसेस को, फिर ये ऐसे ही प्रोसेस चलेगा, ठीक। लेकिन अभी बीच में एक ये प्रोसेस छूट गया, ठीक है, जो कि बताना था, ठीक है, ये छूटा नहीं है। अभी ये प्रोसेस नाइट्रेट्स का एक और चीज़ होता है, ठीक है। नाइट्रेट्स में एसिमिलेशन क्या हो गया कि जो कुछ बैक्टीरियाज तो ऐसे रहेंगे जो नाइट्रेट्स से अमीनो एसिड में चेंज हो जाएंगे, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं कि अमोनिया। अब एक और चीज़ है बीच में, अमोनिफिकेशन, आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अमोनिफिकेशन क्या होता है कि जब अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड चेंज होते हैं नाइट्रेट्स में, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम अमोनिफिकेशन, ठीक है। अमोनिया में चेंज होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक। अमोनिफिकेशन के बाद अगर हम बात करते हैं अब इसकी, ठीक है, आपके ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसे अभी हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन के फॉर्म में पढ़े। अब ये जो नाइट्रेट्स है ना, अब ये नाइट्रेट्स एक तो एसिमिलेशन में काम आ गया, अब ये जो कुछ नाइट्रेट्स के जो पार्ट्स बचे रहते हैं, अब इसके ये बहुत ही नीचे, मिट्टी के बहुत नीचे ये सारा वर्क हो रहा है, ये जो नाइट्रोजन साइकिल चल रही है मिट्टी के बहुत नीचे हो रही है काम, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, ये जो नाइट्रेट्स हैं, ठीक, ये जो नाइट्रेट्स हैं, ये अब ये फिर इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिर नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, और हमारे नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। अब
इनके अब ये क्या कहते हैं कि ये बहुत नीचे हो रहा होता है, बहुत ज़मीन के नीचे होता है, तो इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं हो रही होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब इसको एक बार अच्छे से एक बार अगर हम फिर समझ लें कि ये होता कैसे है, तो जल्दी जल्दी से फटाफट से जान लेते हैं, ठीक है। अब एक मिनट में कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि अमोनिया में चेंज होगा, ठीक है। अमोनिया से फिर चेंज होगा नाइट्रेट्स में, लेकिन ये एक बार में नहीं चेंज होता है, 2 प्रोसेस में चेंज होता है, ठीक है, नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, ठीक है। नाइट्राइट्स में चेंज करने के लिए आपको नाइट्राइट्स में चेंज होगा, ठीक है, जिससे कि नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में चेंज होगा, और दोबारा जो चेंज होगा वो नाइट्रेट्स में चेंज होगा, नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में चेंज होगा नाइट्रो बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, ओके। फिर इसके बाद एसिमिलेशन होगा, जिसमें नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, किसकी प्रेजेंस में, बैक्टीरिया में, जो सॉइल में जो बैक्टीरिया हैं इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर प्लांट्स लेते हैं उन्हें, एनिमल्स लेते हैं उन्हें, फिर कंज्यूम करते हैं, फिर अगर वो डेथ हो जाएगी उन्हें डिकम्पोज हो करके फिर अमोनिया वो फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइट्रेट्स हैं वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में फिर से नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में प्रेजेंट करके हमारे एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, ठीक है। वही अब ये हमारी इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, और यही आपके बुक में बताया गया है इतना प्रोसेस करके, ओके ओके। तो अब यही चीज़ आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो जो आप चाहें तो इसको 2 अपना प्रोसेस और जोड़ सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉरी नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो है ही आपके बुक में, नाइट्रिफिकेशन जोड़ सकते हैं, जिसमें आप अमोनिया का नाइट्रेट्स में चेंज दिखा सकते हैं, ठीक है। साथ में नाइट्रोजन एसिमिलेशन बता ही दिया, ठीक है। आप बाद में फिर अमोनिफिकेशन जोड़ सकते हैं, ठीक है। अमोनिफिकेशन अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड जो चेंज होता है नाइट्रेट्स और सॉइल में, ठीक है, तो वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन अभी बताया ही मैंने, जो चीज़ यहाँ पे दी गई है, ठीक है, वही चीज़ आपकी इस बुक में भी बताया गया है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है वही चीज़ बताई गई है कि आपके एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अगर थंडर स्टॉर्म हुआ या नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में नीचे आता, क्योंकि अगर N2 गैस है, ठीक है, N2 गैस है, तो अगर वो किसी के साथ भी मिलेगी, अगर एसिड के साथ मिलेगी तो कुछ कंपाउंड बना लेगी ना। नाइट्रिक एसिड अभी हम लोगों ने पिछले अगर अब नाइट्रिक एसिड के बारे में हम लोग पॉल्यूशन चैप्टर में अगर देखें तो जब भी N2 या नाइट्रोजन हमारा या नाइट्रोजन ऑक्साइड कभी भी हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है HNO3 ना, तो ये हम देख सकते हैं। फिर साथ में क्या होगा कि अगर यही एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, फिर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम करेगा। फिर इसके बाद जो डिकेइंग मैन्योर्स या प्लांट्स हैं, ठीक है, उनसे भी मिलता है, ठीक है। फिर साथ में यहाँ पर है कि आपका है ये फिर डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमें डिकेइंग मटेरियल से भी मिलता है, मैन्योर से भी मिल सकता है, ठीक है, डिकेइंग प्लांट से भी मिल सकता है। फिर उसके बाद आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ काम करेगा, ठीक। फिर नाइट्रेट्स रिलीज़ होते हैं, नाइट्रेट्स अभी बताया था, नाइट्रेट्स रिलीज़ होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक। फिर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर यहाँ पर जो नाइट्रेट्स रहेंगे वो प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स ले लेते हैं, ये प्लांट्स ले लेंगे, ठीक। और फिर धीरे धीरे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को रिलीज़ कर देंगे और वो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में करके बताया, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अब हम लोग कल की वीडियो में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर में है, ओके। थैंक यू।